दोस्तों जय हिंद। स्वागत है अपने YouTube चैनल लाइव स्कूल में। जैसा कि आपको पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम 31 जनवरी 2021 को होने वाला है और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने सीटेट के लिए बहुत सारी क्लासेस डिस्कस की हैं और अब हम पर्यावरण अध्ययन के लिए दोस्तों NCERT की क्लास 3 की और क्लास 4 की और क्लास 5 की जो बुक है वो डिस्कस कर रहे हैं। उसमें क्लास 3 की और क्लास 4 की हमने बुक डिस्कस कर ली है, चैप्टर वाइज डिस्कस की है। जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बने हैं, जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट बने हैं, प्रश्न किस तरीके से पूछा गया है, सारा का सारा मैंने वीडियो में बताया है। दोस्तों अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप पहले बात जाके वो देखिए, उसके बाद क्लास 5 की वीडियो देखिए। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 5 की। दोस्तों अगर आपको EBS यानी कि पर्यावरण अध्ययन में 25 प्लस स्कोर करना है दोस्तों, तब आप वीडियो को बहुत अच्छे ध्यान से देखेंगे। हो सकेगा तो इस वीडियो को लिखेंगे। ठीक है, यदि वीडियो आपको पसंद आता है तभी आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, यहाँ देखते हैं हम क्लास 5 की बुक। ठीक है, और क्लास 5 की बुक में दोस्तों हमने 10 चैप्टर तक डिस्कस कर लिया है, उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। यहाँ पर हम 10 चैप्टर के बाद 11 चैप्टर नंबर आता है यानी कि 11वां पार्ट है, उसे डिस्कस करेंगे दोस्तों आज। और उस पाठ का नाम है सुनीता अंतरिक्ष में। दोस्तों आपने सुनीता विलियम्स का नाम तो सुना ही होगा, जो अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय तक रही हैं। उन्होंने अपने रिकॉर्ड भी बनाया है। तो दोस्तों सुनीता विलियम्स ने अपने अंतरिक्ष में किस तरीके से रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वो सारे का सारा अनुभव इस पाठ में डिस्कस किया है, यानी कि लिख दिया है उन्होंने। तो वही चीज़ें पढ़ेंगे और ये चीज़ें पेपर का हिस्सा बहुत बार बन चुकी हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या बताया है उन्होंने। तो देखिए पहला पॉइंट है, यानी कि अब मैं आपको बता देता हूँ ये पॉइंट किस तरीके से है। ये पॉइंट दोस्तों शिप में रहने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में बताया गया है इसमें। तो सुनिए क्या क्या बताया गया है। देखिए ये बोल रही हैं कि हम एक जगह टिक कर तो बैठ ही नहीं सकते, यानी कि शिप में दोस्तों एक जगह टिक कर तो कोई भी अंतरिक्ष यात्री बैठ नहीं सकता। ठीक है, यान में एक जगह से दूसरी जगह तैरते हुए पहुंचते हैं। ठीक है, ये भी बात आपको याद रखनी है कि यान में एक जगह से दूसरी जगह तैरते हुए पहुंचते हैं। अगला है, पानी भी एक जगह टिक कर नहीं रहता, वह बुलबुलों की तरह इधर उधर उड़ता फिरता है। दोस्तों ये मैं आपको लिए क्यों पढ़ रहा हूँ, क्योंकि ऐसे ही पॉइंट ए करके ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी करके आ जाता है और फिर आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा प्रश्न, वो कौन सा ऑप्शन गलत है। तब आप यहाँ पर अगर कहेंगे कि दूसरी जगह तैरते हैं, अगर तैरना नहीं होगा बैठना होगा तो ये वाला गलत हो जाएगा। इसलिए सही कंटेंट को पढ़िए आप लोग। ठीक है, अगला पॉइंट है, मुंह धोने के लिए भी हम तैरते हुए बुलबुलों को पकड़कर कपड़ा गीला करते हैं और हाथ मुंह साफ करते हैं। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री बता रहा है, यानी कि सुनीता विलियम्स आपको बता रही हैं कि यान में इस तरीके से रहा जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों, वहाँ खाना भी बड़े गजब तरीके से खाना पड़ता है। सबसे ज़्यादा मज़ा जब आता है जब हम उड़ते उड़ते खाने वाले कमरे में जाते हैं और उड़ते हुए ही खाने की पैकेट को पकड़ते हैं। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है क्योंकि ये पेपर में आई हुई है। आप प्रीवियस पेपर लगा रहे होंगे या हमने जो प्रैक्टिस सेट कराए हैं वो देखे होंगे तो बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। अगला पॉइंट बताता है कि यान में हमेशा बाल खड़े रहते हैं। ये पॉइंट बहुत बार पूछा गया है। यान में हमेशा बाल खड़े रहते हैं, वहाँ चल न पाना, हर समय तैरते रहना और हर काम अलग तरीके से करना, यह सब करने की आदत डालना आसान नहीं है। यानी कि ये बता रही हैं कि यान में हर तरीके से जो काम है वो करा जाता है, अलग तरीके से किया जाता है, ये आदत अच्छी तरीके से नहीं डाल पाते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। अगला पॉइंट बता रही हैं कि एक जगह टिक कर काम करने के लिए खुद को बेल्ट से बांधना पड़ता है। ठीक है, याद रखना है कि एक जगह काम करने के लिए खुद को बेल्ट से बांधना पड़ता है। कागज को भी ऐसे नहीं छोड़ सकते, उसे भी दीवार से बांध कर रखना पड़ता है। अभी दोस्तों आप पढ़ रहे होंगे, आपके सामने बुक्स रखी हुई है तो आप ऐसे ही रख देंगे, लेकिन यान अगर है तो यान में एक पेपर को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते आप, उसे किसी भी बेल्ट से या किसी दीवार से चिपकाना
पड़ता है। ठीक है, अगला पॉइंट है सुनीता विलियम्स पृथ्वी से 360 किमी दूर स्पेस में गई थी। ठीक है, ये आपसे ये नंबरिंग पूछी जा सकती है, इसलिए मैंने एनसीईआरटी से उठा के आपके लिए मेंशन कर दी है। अगला पॉइंट है पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि ये हमारा अर्थ है और यहाँ हम बॉल उड़ाते हैं और बॉल फिर भी नीचे ही आ जाती है, तो ये क्यों आती है? आपको पता होगा कि गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी का बहुत अधिक है और जो पृथ्वी है वो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से सभी चीज़ों को खींचती है। अगर हम बहिर्मंडल से ऊपर चीज़ चली जाती है, बहिर्मंडल से ऊपर, जैसे मैंने आपको वायुमंडल पढ़ाया है और वायुमंडल में मैंने परतें बताई हैं, अगर नहीं देखी है, ट्रिक से बताई हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके देख लीजिए। अगला पॉइंट बताया है सुनीता जब 5 वर्ष की थी तब उन्होंने टीवी पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद पर उतरते हुए देखा था। ठीक है दोस्तों, यानी कि सुनीता विलियम्स जब 5 वर्ष की थी तब उन्होंने टीवी पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद पर उतरते हुए देखा था। चलिए यहाँ नील आर्मस्ट्रॉन्ग की बात कर लेते हैं। सन 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति हैं। कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, कब हैं? तो 1969 में। 2 लोग और गए थे दोस्तों, यदि आपको नाम याद है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। यहाँ पर हम अपने भारत से बात करेंगे तो चांद पर पहुँचने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा हैं, जो 2 अप्रैल 1984 में गए थे। ठीक है दोस्तों, याद रखना है नील आर्मस्ट्रॉन्ग ये भारत के और वर्ल्ड के पहले हैं, विश्व जो सबसे पहले उतरे हैं वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और भारत की बात की जाएगी तो राकेश शर्मा सबसे पहले। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। सुनीता पहले गोताखोर बनना चाहती थी पर बन नहीं पाई और बन गई हेलीकॉप्टर पायलट। सुनीता ने आगे की पढ़ाई की और आगे चलकर अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय 321 दिन 17 घंटे 15 मिनट तक रहने वाली पहली महिला का रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे कि सबसे अधिक या सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला कौन है, तो सुनीता विलियम्स है। कौन है दोस्तों? सुनीता विलियम्स हैं। भारतीय मूल की हैं दोस्तों, गुजरात कैडर की हैं, आपको भी पता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो सुनीता विलियम्स के बारे में इतना ही था और इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए चैप्टर नंबर 12 में दोस्तों ऐसा कुछ था नहीं, इस वजह से मैंने लिया नहीं है। चैप्टर नंबर 13 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे देखना ना भूलें बिल्कुल भी। सुनिए 13 की बात करेंगे दोस्तों, इसका नाम है बसेरा ऊंचाई पर। क्या है? बसेरा ऊंचाई पर। अब बसेरा ऊंचाई पर है तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि ये जो उत्तरी इलाका है भारत का, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर इधर का है। ठीक है, तो वहीं देखेंगे तो लेह लद्दाख सूखा स्थल और ठंडा रेगिस्तान है। ठीक है, देखिए लद्दाख से मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ। आपसे अगर ये पूछा जाए कि ठंडा रेगिस्तान किसे कहा जाता है, तो ठंडा रेगिस्तान दोस्तों लद्दाख को कहा जाता है, क्योंकि लद्दाख में बहुत कम वर्षा होती है और यहाँ ठंडक भी बहुत अधिक है। ठीक है, तो ठंडा रेगिस्तान किसे कहा जाता है, तो लद्दाख को कहा जाता है। तो ठंडा रेगिस्तान लद्दाख में बहुत ही कम बारिश होती है, यहाँ दूर दूर तक बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ और सूखा ठंडा मैदान भी है, और झूले झूले का मतलब स्वागत होता है। ठीक है, लद्दाख में अगर तुम गए हो और तुमसे झूले झूले कहा है तो उन्होंने तुमसे वेलकम या स्वागतम किया है। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए आगे बात करेंगे लद्दाख के घर, यानी कि घर कैसे बने होते हैं। मैंने आपको आवास चैप्टर, जो आप सीटेट का सिलेबस देखेंगे, 1-2 दिन में मैं आपको PDF दे भी दूंगा, वहाँ देखेंगे तो उसमें आवास है, तो आवास ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ देखिए लद्दाख से क्या बनता है, तो देखिए लद्दाख में 2 मंजिल पत्थरों को काटकर, ठीक है, यहाँ घर जो होते हैं वो 2 मंजिल के होते हैं, पत्थरों को काटकर बनाते हैं, एक के ऊपर एक पत्थर रखकर बनाया जाता है, उन पर मिट्टी और चूने की पुताई भी होती है। अंदर से घर छप्पर जैसा होता है, जैसा हर तरफ घास पड़ी होती है, यानी कि आप देख लीजिए अंदर से सब घास होती है।
लकड़ी की सीढ़ियाँ, ठीक है, लकड़ी की सीढ़ियाँ, और नीचे की मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है। यही मैंने जो आपको देख दिया, देखिए ये जो मैंने अंडरलाइन कर दिया, ये पॉइंट आपसे पूछा गया है कि कौन से प्रदेश में नीचे की मंजिल में जो खिड़की है वो नहीं होती है। तो लद्दाख में नीचे की मंजिल में दोस्तों खिड़की नहीं होती है, ठीक है, नहीं होती है। मजबूत बनाने के लिए पेड़ से मोटे मोटे तने का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। उसके बाद अगला पॉइंट देखेंगे, चांगथंग इलाका, यानी कि चांगथंग इलाका क्या है वो समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर बनाया जो मैदानी इलाका होता है उसे चांगथंग इलाका कहते हैं। क्या कहते हैं? चांगथंग इलाका कहते हैं, ठीक। यानी कि आप मान लीजिए ये है भूतल है, और इससे 5000 मीटर की ऊंचाई पर जो इलाका होता है, जहाँ जनजाति रहती है, उसे चांगथंग इलाका कहते हैं। चलिए देखते हैं। चांगथंग इलाका में दोस्तों चांगपा जनजाति रहती है। क्या रहती है? चांगपा जनजाति रहती है। अब इनका काम क्या है सुनिए। चांगपा घुमंतू लोग होते हैं। क्या? चांगपा घुमंतू लोग होते हैं जो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। यहाँ लोग अपनी भेड़ बकरियों के झुंड को पहाड़ों में हरे भरे मैदानों की खोज में घूमते रहते हैं, ठीक है। यानी कि अपनी भेड़ बकरियों को लेके हरे भरे मैदानों में, जो हरे भरे मैदानों की खोज में घूमते रहते हैं। अधिकांश लद्दाख क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पर? लद्दाख क्षेत्र में ये चांगपा जनजाति पाई जाती है। इन्हीं जानवरों से इन्हें उनकी ज़रूरतों का सामान मिल जाता है। यानी कि इनकी भेड़ बकरियाँ और भी जानवर होते हैं, इनसे इनका सामान जरूरी मिल जाता है, जैसे दूध, मांस, ठीक है। और ये आपको पता है कि स्वेटर वेटर चमड़ा से ये लोग बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि भेड़ बकरियों की इनकी सबसे बड़ी पूंजी होती हैं। जैसे मैंने आपको सपेरा की कहानी बताई थी, तो उसमें बताया था कि सपेरा सांप ही सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। इसी तरीके से चांगपा की जो सबसे बड़ी पूंजी भेड़ बकरियां ही होती हैं, जितनी भेड़ बकरियां होंगी उतना ही अच्छा परिवार होगा, ठीक है। चांगपा खास तरह की बकरियां पालते हैं जिनके बालों से दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन बनाई जाती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। पश्मीना ऊन किससे बनती है? चांगपा जनजाति जो बकरियां पालते हैं उनसे बनती है, ठीक है। और समझिए क्या है, जितनी ऊंचाई होगी, यानी कि जितनी ऊंची जगह होगी इनका या इनकी बकरियों के बाल भी उतने ही ज़्यादा नरम होंगे। देखिए ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा भी गया है कि जितनी ऊंची जगह होगी इनके बाल भी उतने ही नरम होंगे, ठीक है, उतने ही ज़्यादा नरम होंगे। इसलिए चांगपा इतने मुश्किल के हालात में भी इतनी ऊंचाई पर रहना पसंद करते हैं। यह लोग अपना पूरा सामान और घर को घोड़ा तथा याक पर लेके घूमते हैं। यानी कि ये घोड़ा होता है, इनके बहुत सारे घोड़े होते हैं और याक होते हैं। तो मान लीजिए 100 से 150 लोगों का या 300 लोगों का समूह होता है, और ये याक से मतलब याक पर अपना सामान रखे या घोड़े पर अपना सामान रखे एक जगह से दूसरी जगह हरे भरे मैदानों के लिए घूमते रहते हैं, ठीक है। अब ये बोल रहा है आपसे कि जब आगे बढ़ना हो तो यह सिर्फ 2.5 घंटे में, अब देखो ये 2.5 घंटा याद रखना है आपको, यह सिर्फ 2.5 घंटे में अपना डेरा समेट कर आगे निकल पड़ते हैं। जहाँ ठहरना होता है वहाँ कुछ ही देर में यह अपना टेंट गाड़ लेते हैं और तैयार हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि 2.5 घंटे में ये बिल्कुल अपना तोसी तंबर जो कुछ भी होता है घरों का वो बंद करके और अपना याक पर सामान लाद के चल देते हैं, ठीक है। इनके घर को यह लोग अपने टेंट को रैपो कहते हैं, ठीक है। यानी कि चांगपा जनजाति के जो घर होते हैं उन्हें रैपो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रैपो कहते हैं। याक के बाल से बुनाई करके चांगपा पट्टियाँ बनाते हैं। यानी कि रस्सियाँ जो होती हैं दोस्तों, ये रस्सियाँ जो होती हैं वो याक के बाल से बनती हैं, याक के बाल से मिलती हैं, बहुत मजबूत होती हैं जिन्हें, ठीक है। चांगपा की भाषा में चांगथाम का मतलब ऐसी जगह जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं, ठीक है। यानी कि चांगपा ऐसी भाषा है या चांगपा में एक चांगथांग में, जो कि इसका मतलब है कि बहुत कम लोग रहते हैं। तो आपको पता है कि 5000 मीटर की ऊंचाई पर कौन लोग रहेंगे? ज़्यादा तो लोग थोड़ी रहेंगे, बहुत कम लोग रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये देख लिया आपने चांगपा जो लोग रहते हैं। अब यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब मैंने आपको बताया है कि इनके पास एक बकरी होती है या भेड़ होती हैं जो कि ये रखते हैं और
रखने के साथ साथ दोस्तों इनसे एक जो पश्मीना जो आप कह सकते हैं कि ऊन मिलती है, और उस ऊन से या उस बाल से दोस्तों एक दुनिया की मशहूर पश्मीना शॉल बनाई जाती है। और उस पश्मीना शॉल के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। दुनिया की पश्मीना शॉल के बारे में यह जाना जाता है कि यह 6 स्वेटरों की गर्मी के बराबर होती है। यानी कि हम लोग नॉर्मल लोग जो अपने लोग पहनते हैं 6 स्वेटर बराबर एक पश्मीना शॉल, ठीक है। ये बात आपसे कई बार पूछी भी गई है पेपर में, तो याद रखनी है कि 6 स्वेटर के बराबर एक पश्मीना शॉल है, ठीक है। और देखेंगे दोस्तों, ठीक, अच्छा, लेकिन मोटी बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है, मोटी बिल्कुल भी नहीं होती है यह पश्मीना शॉल, ठीक है, बनता है पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से। यानी कि जो भेड़ बकरियां होती हैं चांगपा जनजाति के पास, उसी नस्ल से दोस्तों पश्मीना शॉल बनता है, जो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती हैं। यहाँ सर्दियों में तापमान 0 सेंटीग्रेड से -40 सेंटीग्रेड तक चला जाता है। दोस्तों आप गैस करिए कि कोई भी व्यक्ति 0 सेंटीग्रेड से -40 सेंटीग्रेड में लोग रह रहे हैं, किस तरीके से रहते होंगे। इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत ही पतले और नर्म बाल आते हैं दोस्तों, जो गर्मियों में झड़ जाते हैं। यह बाल बहुत ही पतले होते हैं, इतने पतले होते हैं कि बकरी के 6 बाल मिलाकर हमारे सिर के एक बाल के बराबर होते हैं, ठीक है। अब देखो, आपको याद करने में एक चीज़ तो याद रहेगी, ट्रिक में बता देता हूँ। 6 स्वेटरों के बराबर दोस्तों एक पश्मीना शॉल, और 6 बाल के बराबर दोस्तों आप लोगों का एक बाल, ठीक है। तो पूछा जाएगा कि हम लोगों के एक बाल के बराबर जो भेड़ बकरियां होती हैं चांगपा जनजाति की, उनके कितने बाल हो सकते हैं, तो 6 बाल हो सकते हैं। कितनी? 6, तो 6 बराबर आ रहा है, तो इस वजह से आपको याद रखना है, ठीक है। इसलिए पश्मीना शॉलों को मशीनों से नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है, इसीलिए पश्मीना शॉलों को मशीनों से नहीं बनाया जा सकता। इनकी बुनाई करने के लिए खास बुनकर, ये बुनकर है, खास बुनकर होते हैं। एक बुनकर लगभग 250 घंटे में एक पश्मीना शॉल बनाता है। ये नंबरिंग आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने एनसीईआरटी से ही बिल्कुल लिया है। तो 250 घंटे में एक पश्मीना शॉल बनाई जाती है, एक बुनकर के बाद एक बुनकर बनाता है। और कभी भी पश्मीना शॉल मशीन से नहीं बनती हैं, इस वजह से अगर टिक में मशीन, ऑप्शन में मशीन आ जाए तो बिल्कुल भी गलत कर देंगे। बुनकर बनाता है और 250 घंटे में लगभग एक शॉल तैयार करता है, ठीक है। चलिए और देखते हैं। अब मैंने बताया था रेबो जो टेंट उनका होता है, जो चांगपा जनजाति होती है उनका जो घर होता है रेबो, ठीक है, उसी के पास दोस्तों भेड़ बकरियों के रखने के लिए एक जगह बनी होती है, जिसे चांगपा जनजाति में लेखा कहते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग गांव में रहते हैं दोस्तों, तो आपको पता होगा कि एक तो अपना घर होता है, और एक जो पशु होते हैं भैंस बकरी जो भी हैं उनके लिए अलग से घर होता है। तो इसी तरीके से एक तो इनको, इस घर को रेपो बोलते हैं दोस्तों, रेपो, और इसे बोलते हैं लेखा। क्या कहते हैं? लेखा। यानी कि जो भेड़ बकरियों के लिए घर होता है उसे लेखा कहते हैं। ये पॉइंट भी आपसे कई बार पूछा गया है, लेखा वाला, ठीक है। अगला पॉइंट है, लेखा की दीवारों को पत्थर और चट्टानों को एक दूसरे पर रखकर बनाते हैं। हर परिवार अपने जानवरों के झुंड पर पहचान करने के लिए एक खास निशान बना देता है। रोज़ सुबह झुंड को लेखा से बाहर निकाल कर और गिनकर पशुओं को चराने के लिए ठीक और वापस लाना वहाँ की औरतें और वहाँ की जवान लड़कियाँ यानी यंग लड़कियाँ जो हैं वो यही काम करती हैं। पढ़ना लिखना कोई मतलब नहीं है दोस्तों, यहाँ कोई स्कूल ही नहीं होंगे। आपको पता है 5000 मीटर की ऊंचाई पर कहाँ से स्कूल रखे होंगे। तो यहाँ की औरतें और जो जवान लड़कियाँ हैं दोस्तों, वही इन पशुओं को चराने का काम करती हैं। और पशु अधिक होते हैं, इस वजह से उनकी जो सर पे या कैसे भी एक निशान लगा देते हैं। दोस्तों अगर ये एनसीईआरटी के कंटेंट आपको पसंद आ रहा है दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए। आगे भी हम सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। अभी बहुत थोड़े ही दिन में आपको सीडीपी और मैथ और आपके लिए हिंदी बहुत जल्दी मिलने वाला है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।